नमस्कार, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, भारत के आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन के साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन को भी जानेंगे। आप पूरी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का पे एक वीडियो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने किसान आंदोलन कवर करा था तथा ट्रेड यूनियन के बारे में जाना था। दोस्तों, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि सन 1905 से जो 1927 ईस्वी का समयकाल था, यह क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 1905 से 1927 के बीच जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी थी। ठीक है, जिसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यानी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति का गठन कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये इस समिति ने क्या किया कि सन 1919 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपा, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इसी विधेयक को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, जब रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता होगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था। ये जो कानून था, यह ऐसा कानून था, ठीक है, जिसमें कि अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना किसी मुकदमा चलाए उसे जेल में रख सकती थी। यानी जो रॉलेट एक्ट आया, इसके तहत सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति को बस शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, इसलिए इस कानून को क्या कहा गया? तो इसलिए इस कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, और इस कानून का जो है भारतीयों में ने काफ़ी विरोध किया। ठीक है, जिसमें अग्रणी जो नेता थे महात्मा गांधी थे, क्योंकि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का यह पहला साहसी कदम था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, तो यह इस कानून को जो है काला कानून कहा गया भारतीयों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। अब वो कौन कौन से मंच थे? पहला मंच था होम रूल लीग, जो कि 1916 में से स्टार्ट हुआ था। दूसरा था खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में शुरुआत हुआ। और तीसरा था सत्याग्रह सभा, जो कि उन्होंने खुद ही शुरू की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, चूँकि ये कानून जो है रॉलेट एक्ट जो था देश में लागू हो चुका था। तो पहले हम जालियांवाला हत्याकांड के पृष्ठभूमि में कुछ देख लेंगे, इसके बारे में इसके बाद हम जो रॉलेट एक्ट पे फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उस दिन था आपको 13 अप्रैल सन 1919 का दिन था। स्थान आपको बता दें कि अमृतसर का जालियांवाला बाग था। यानी अमृतसर में एक पार्क टाइप का था जिसे जालियांवाला बाग के नाम से जानते थे। वहाँ पर एक सभा आयोजित होती है। वह सभा क्यों आयोजित होती है? तो आपको बता दूं कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए वहाँ पर लोग जो हैं एकत्रित हुए थे। तो यह देखा जाए तो एक आम सभा थी, जिसमें लोगों को बताया जा रहा था कि जो यह कानून है एक काला कानून है, जिसमें कि लोगों को बेवजह बिन किसी जुर्म के गिरफ्तार कर अंग्रेजों के द्वारा रख दिया जा रहा है जेलों में। उसी सिलसिले में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ठीक है, तो चूँकि उनके विरोध में ये सभा आयोजित किया गया था, उसमें जो पंजाब प्रांत का गवर्नर था, ठीक है, जनरल था, वो जनरल डायर था, जिसने
भीड़ पर बिन किसी सूचना के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, सैनिक थे वहाँ पे, आदेश यानी कि जनरल डायर के आदेश से और जो निहत्थी भीड़ थी उस पर गोलियां गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें कि बहुत सारे लोग जान गंवानी पड़ी। लगभग यदि भारतीय जो समिति गठित हुई थी इस पे जांच के लिए, उसमें लगभग बताया गया कि 1000 से अधिक लोग मरे थे, जबकि ब्रिटिश कमेटी ने 300 कुछ लोगों को बताया था। किंतु सरकार की रिपोर्ट आप जानती हैं कि कितना सही होता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय के जो, ताकि लोगों में क्या है आक्रोश और ना बढ़ गई, इसलिए कम मृत्यु को अपने रिपोर्ट में दर्शाया। चलिए अब हंटर कमीशन के बारे में जानते हैं। जब ये कांड हुआ तो फिर भारतीयों को संतुष्टि के लिए क्या करा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड प्रकरण का जो है जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हत्याकांड की जांच है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन को हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। यह कमीशन कब गठित किया गया था? यह कमीशन सन 1920 ईस्वी को 1919 ईस्वी में गठित कर दिया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो 1920 ईस्वी में प्रस्तुत की। ठीक है, इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकला कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। ठीक, किस तरह से, मतलब कि बिन किसी जुर्म के लोगों पे गोलियां चला दी जाती हैं और सरकार कहती है कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। तथा डायर का जो कार्य था वो केवल निर्णय लेने की भूल थी, और बताया गया कि जो जनरल डायर था उसकी निर्णय लेने की भूल थी जिसकी वजह से ये घटना हुई, इसलिए सरकार इसके लिए दोषी नहीं है और डायर को भी कोई सज़ा नहीं हुई। इस तरह से समझ आइए कि भारतीयों का दमन करते थे ब्रिटिश। सही कहा गया कि आप किसी को कितने दिनों तक जंजीर की गुलामी में बांध के रख सकते हैं, एक ना एक दिन तो उसे आज़ाद होना ही है। और हमारे देश के वीर योद्धाओं के परिणाम स्वरूप के हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब देखेंगे हंटर कमीशन। जो हंटर कमीशन गठित हुआ उसमें 3 भारतीय भी थे। कौन कौन से थे? देखिए 3 भारतीय में सदस्य में थे। एक थे CH शीतलवाड़, दूसरा थे पंडित जगत नारायण और तीसरा थे सुल्तान अहमद खान। इन तीनों ने हंटर कमीशन में अपनी जो भी योगदान था वो दिया था। जनरल डायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का यह मुख्य आरोपी था। जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उपाधियां दी। क्यों दी? क्योंकि इसे कहा गया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। दूसरी, ब्रिटिश लॉर्ड सभा के द्वारा कहा गया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, और ब्रिटिश सरकार के ही द्वारा यह माना गया कि यह मान की तलवार है। चलिए कुछ अनफैक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए किसमें? तो खिलाफत आंदोलन में जो मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। चूँकि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? सितंबर सन 1919 ईस्वी में किया गया था। हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था किसने? तो अजमल हकीम खान ने किया था। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी कौन थे? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन्होंने कहा कि खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता से ना जोड़ा जाए। गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, जो कि भारत के विभाजन का मुख्य किरदार रहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी ब्रिटिश सरकार को जालियांवाला बाग हत्याकांड के हो जाने से। ठीक है, दूसरा है सी शंकर नायर, जो कि वायसराय की जो कार्यकारिणी सभा थी उससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये लोग जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी दुखी हुए थे। आगे देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो गवर्नर था जनरल माइकल डायर था, जो कि 1940 में लंदन में इसकी हत्या पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने कर दिया। और आपको बता दूं कि यह घटना कब हुई? सन 1919 ईस्वी में। इसको उधम सिंह ने कब मारा? यानी कि 21 साल बाद भी याद रहा। और 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर, ठीक है, और जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी। तो हमारे क्रांतिकारी
हमारे क्रांतिकारी योद्धा उधम सिंह के लिए दोस्तों एक सैल्यूट तो बनता है। ठीक है, अब देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन कि खिलाफत आंदोलन आखिर क्यों हुआ, कहाँ से प्रेरित था, और ये जो है क्वेश्चन इससे एग्जामों में एक्चुअली दोस्तों क्या है कि आता है खिलाफत आंदोलन यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है एक तरफ से इंडिया का, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि मेन टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगा, जिसमें कि खिलाफत आंदोलन भी एक है। तो चलिए खिलाफत आंदोलन को हम जानते हैं। खिलाफत आंदोलन को पहले हम खिलाफत कमेटी के द्वारा संचालित किया गया। इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो शौकत अली तथा मोहम्मद अली को जाता है। प्रारंभ करने का कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के साम्राज्य का विघटन करके जो सुल्तान तुर्की का जो साम्राज्य था, जिसमें कि खलीफा होते थे, वहाँ का जो शासक था वो खलीफा का पद समाप्त कर दिया। किसके द्वारा? तो ब्रिटिशों के द्वारा जो है तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा थे, जिसका विरोध भारतीय मुसलमानों ने किया। यानी कि तुर्की में के जो खलीफा थे उसके साम्राज्य का विघटन करा गया और उसका विरोध भारत के मुसलमानों के द्वारा करा गया। ठीक है, गतिविधियों में यदि हम बात करें तो भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने का आंदोलन प्रारंभ किया गया कि जो भी खलीफा है वहाँ का और उस साम्राज्य को बनाए रखा जाए। इसके उपलब्ध तत्वाधान में 23 नवंबर सन 1919 ईस्वी को नई दिल्ली में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अब देखिए खिलाफत जो कमेटी थी इसके और कौन कौन से सदस्य थे। तो जो इसके प्रमुख सदस्य थे उसमें डॉक्टर अंसारी थे, हजरत मोहानी थे, शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे तथा अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज कवर किया हंटर कमीशन, खिलाफत आंदोलन तथा रॉलेट एक्ट। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें कि आपको सेशन कैसा लगता है। फिर दोस्तों आगे के हम जो असहयोग आंदोलन है, बाकी के और भी साइमन कमीशन और जो भी आगे के टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक को कवर करा देंगे। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।